हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से आरपीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नया नोटिफिकेशन जो कि बहुत से बच्चों की इच्छाएं थी कि हम ये चीज़ें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए जो जो बच्चा इस भर्ती के लिए जो इच्छुक है या उसकी जो चॉइस थी, तो वो भर्ती एक बार फिर से निकाल दी गई है यूपीएससी के द्वारा। और ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इसके। तो आपने जैसा कि नाम में पढ़ ही लिया होगा कि जैसे यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एएफ, एपीएफसी, तो ये भर्तियां जारी हो चुकी हैं। और इसमें कुल जो वैकेंसियां हैं वो भी देखेंगे कि अब की बार जो है कितनी वैकेंसी आई हैं और कौन कौन सी आई हैं, कितनी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं और कितनी नहीं है, टोटल के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट डेट है वो भी, और सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक रणनीति के तहत पूरी की जा सके। तो या आज जिन बच्चों को जो पढ़ने में, सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कौन कौन से टॉपिक पढूं, कौन कौन से नहीं पढूं, आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, ये जो वैकेंसी है ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। और इसमें जो आप ईपीएफओ है, ये देखा होगा कि ये जो आपकी जो पेंशन से संबंधित जो भी पोस्ट वगैरह होती है उनसे संबंधित है। एक होती है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और एक होती है अकाउंटेंट ऑफिसर की, ठीक है। और ये जो आप जो देख रहे हैं एपीएफसी, ये भी उन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन इनमें आप देखोगे तो ईओ और एओ के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अलग है, और एपीएफसी जो है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, यह जो वैकेंसी जो आपकी जो निकाली गई है, इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो आप ध्यान रखिएगा, 51//2023 के नाम से निकाली गई है। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन के नाम से आपको, अगर आप सरकारी रिजल्ट के ऊपर आप जाकर देखोगे तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके उसकी पूरी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन्हीं के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूपीएससी, ईपीएफओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर और एपीएफओ, यानी कि 3 प्रकार के पदों के लिए यहाँ पे भर्तियां होने जा रही हैं। तो चलिए और देखिएगा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो लास्ट इम्पोर्टेंट जो डेट है वो कौन कौन सी हैं। तो अप्लीकेशन जो शुरू बिगिन हो गई थी वो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 2 दिन ही हुए हैं, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो 25 तारीख से 25 फरवरी से ये इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन है के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप वहाँ पर जाकर भर सकते हैं। और ये कब तक रहेगा? ये 17/3 यानी कि 17 मार्च तक आप इस तक फिलअप कर सकते हैं, शाम 6 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट के जो देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेट देखने की जरूरत है कि यहाँ पे पेमेंट जो एग्जाम फीस की जो है वो 17 तारीख ही है। ये नहीं है कि भाई आपने अपनी डिटेल तो फिलअप कर दी है, लेकिन पेमेंट जो है वो आप ये सोचो कि 1-2 दिन के बाद में हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो उसी दिन की है जिस दिन जो लास्ट डेट इन्होंने रख रखी है, 17 मार्च को। करेक्शन का भी आपको इसमें समय दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आपने फॉर्म अगर फिलअप कर दिया है और फिर आपको ये लगे कि मेरी ये गलती हो गई, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। 18 से लेकर 24 मार्च तक, यानी कि आपके 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है लगभग। तो ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम जो डेट है प्री की वो अभी डाली नहीं गई है, तो वो कभी भी डाल सकते हैं, तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कर सकते हैं तैयारी। एडमिट कार्ड भी का भी कोई नहीं है, एग्ज़ाम से पहले ही आपको ध्यान रखना एडमिट कार्ड जारी होगा। और मेंस एग्ज़ाम जो डेट है ध्यान रखना, वो नोटिफाइड है, वो आने वाली है, जल्दी है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये ध्यान रखना, लास्ट डेट है आपकी 17 मार्च है, और करेक्शन का जो है 18 से 24 मार्च तक है। फीस मात्र ध्यान रखना भाई, फीस कुछ नहीं लग रही है, यानी कि ना के बराबर लग रही है, मैं ये कहूँ तो नगण्य है आपके लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए केवल और केवल मात्र यानी कि 25 रुपए। बाकी सभी कैटेगरियों के लिए क्या है, 0 है भाई, ध्यान रखना। कैसे कर सकते हैं आप ये, तो ये तो ध्यान रखना, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं फीस, या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई, ऑफलाइन चालान ई ओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसा आपको
आपके लिए सुविधाजनक है, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप फीस कर सकते हैं। तो फीस के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 रुपये है। अब देखते हैं कि इसमें एज लिमिटेशन है। कई बच्चों को ये होगा कि सर मेरी तो वो हो गई है, एज हो गई है, तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर किसी बच्चे की ए और ईओ के लिए अगर पोस्ट के लिए अगर एज हो गई है, तो वो भाई एपीएफसी में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एज है उसमें ज़्यादा है। तो 30 प्लस और 35 प्लस दो प्रकार से यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा है। तो जो मिनिमम जो एज है वो तो एनए का रखा है, क्योंकि एनए का मतलब यहीं पे होता है कि भाई यूपीएससी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही जो नए बच्चों को छोड़कर जो पुराने जो बच्चे हैं उनके लिए तो एज होगी ही 21। ठीक है, अब देखो ई और ए ओ के लिए जो है वो 30 साल रखी गई है, जबकि आप एपीएफओ जो है उसके लिए 35 वर्ष है। जिसकी भी एज अगर 30 प्लस हो गई है तो वो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो वीडियो है ये शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके एज तो निकल चुकी होती है पर लेकिन वो सोचते हैं कि भाई अब क्या पता नहीं आए। तो हो सकता है कि उस बच्चे के पास ऐसी जानकारी नहीं मिल पाए, तो जानकारी न मिलने की स्थिति में वो ऐसा फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस एग्जाम से वंचित न रहे, जो इच्छुक है उसके पास पहुंचे। तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। एज रिलेशंस एक्स्ट्रा एज पर जो है वो भी भाई ध्यान रखना, यूपीएससी इन्फोर्समेंट और ऑफिसर और जो आपका अकाउंट ऑफिसर है एपीएफओ इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो करवाती है भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 के अनुसार जो है एक नया रूल्स आया है 2023 का, ईपीएफओ आप बोल सकते हैं रूल्स 2023। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ छूटें भी मिलेंगी, जिनको जो रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, तो वो भी आपको कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, छूट जरूर मिलेगी इसमें। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम जो यूपीएससी जो ईपीएफओ है इसमें कितनी पोस्ट आई है। तो देखो भाई एईओ और एओ के लिए जो है वो कुल जो की बात करोगे टोटल जो है आपके पास वो 418 है। उसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज जो है ना वैसे डिटेल देखोगे तो यूआर की जो है अनरिजर्व जो है वो 204 है, ओबीसी की 78 है, ईडब्ल्यूएस की 51 है, एससी की 57, एसटी की 28 और ये फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है वो 25 है। ये ध्यान रखना, ये कम बत्ती भी हो सकती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, स्टार का जो निशान लगा रखा है। इसी तरह जो एपीएफओ है, एफसीओ जो है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें जनरल की है वो केवल 68 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, एससी की 25 है, एसटी की 12 है और जो फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उसका 8 है। और कुल मिला के अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो 159 यहाँ पर है। और ये टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग जो है 577 के आसपास जो है, ध्यान रखना, आपकी टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है भाई, टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, ध्यान रखना, 577 के आसपास है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें केवल इतनी ही पोस्ट निकलती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं निकलती है इसमें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि आपको इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, सिलेबस क्या है इसका, आपको क्या क्या कवर करना है वो चीज़ देखिएगा। तो हम सिलेबस के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस जो है आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको वैसा जैसे आप देखोगे वैसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको यह बता देता हूँ, यूपीएससी की जो तरह है, आप जो आईएएस आईपीएस की तरह अगर आप देखोगे वैसा भी एग्जाम पैटर्न नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा। क्या होगा, एक आपका एक होगा एग्जाम, वो भी कौन सा होगा, वन डे वाला। कौन सा होगा, वन डे एग्जाम होगा, यहाँ पे वन डे एग्जाम होगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो आपको समय जो दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा और 120 ही क्या रहेंगे आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो वेटेज जो है वो ध्यान रखना 75 नंबर का जो आपका जो रहेगा पेपर रहेगा और आपका 25 जो है वो इंटरव्यू रहेगा। तो यानी कि जो वेटेज है 75 और 25 है, यानी कि 75 और 25 है, इनका वेटेज है। इन्हीं से आपकी क्या निकलेगी, यानी कि कुल जो 100 नंबर हैं 100 नंबरों से आपकी क्या निकलेगी, यहाँ पर मेरिट निकलेगी, ठीक है।
तो आपको वनडे एग्जाम की तरह ही देना है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसमें रिटन एग्जाम भी नहीं है। इसमें एक है, आपके दो ही पड़ाव है, मैं ये मानूँ तो आपकी दो लेवल है इसमें, एक एग्जाम है और एक इंटरव्यू है। तो यानी कि तीसरा जो आपका जो मेंस जो हुआ करता था, मेंस वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें आपको सिलेबस में कवर क्या क्या करना है, तो वो देखेगा। तो इसमें मैंने बता दिया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपका जो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट रहेगा, 75 नंबर का वो रहेगा। अब इसमें सिलेबस में अगर आप देखोगे तो ध्यान रखना, जर्नल इंग्लिश आपको पढ़नी रहेगी। और जर्नल इंग्लिश का मतलब आपको इतनी इंग्लिश बल थोड़ी वो नॉलेज होनी चाहिए, आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, और कुछ जो वर्ड हैं आप उन वर्डों को आप लिख सकते हैं कार्य में, जब आप कार्य करोगे तो उस वर्डों का यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा फ्रेंकली इंग्लिश नहीं चाहिए आपको, इतना नॉर्मल सामान्य रूप से, जैसे हम 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन तक के जो लेवल की जो अंग्रेजी है वो जानते हैं, कोई बोल रहा है तो हम समझ ले, कोई हम थोड़ा बहुत उनको समझा भी सके बोल सके, और थोड़ा वर्क भी कर सके, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। जो से कि आप देखते हो कि किसी एम्बेसडर को ज़रूरत होती है फ्रेंकली इंग्लिश के, वो नहीं है, ठीक है। तो जर्नल इंग्लिश, इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें जर्नल इंग्लिश दी हुई गई है, ठीक है। और इसमें आपको इंग्लिश के अलावा अगर आप देखोगे तो इंडियन जो कल्चर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हेरिटेज है, हेरिटेज वो आपको देखना पड़ेगा। और आपका जो फ्रीडम जो मोमेंट है, फ्रीडम मोमेंट है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और प्लस में करंट अफेयर्स से इवेंट, जो भी कोई भी करंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह आ रही है उनको आप ज़रा देखते रहिएगा, तो वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो यही आपका पोर्शन है, केवल और केवल 3-4 जो टॉपिक हैं आपके, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कवर करना पड़ेगा। इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसमें से कौन सा करना पड़ेगा। जो हाईलाइट जो है मुद्दे हैं, वर्तमान में जो चल रहे जो मुद्दे हैं, हाईलाइट जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित, बाकी आप इनको पूरा कवर कर लो, तो क्योंकि टाइम है तो बहुत बेहतर रहेगा। इनको अगर आप कवर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि सर और क्या देखना पड़ेगा, तो और इसमें है, आप अगर देखोगे तो डेवलपमेंट यानी कि विकास हो जाएगा। वैश्विक यानी कि वैश्वीकरण, जो आपने देखा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था है विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है, भारत है दूसरे देशों के साथ संपर्क कर रहा है, तो ये वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है जो आपका यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेगा। और पॉपुलेशन, जनसंख्या को आपको देखना पड़ेगा, यानी कि पॉपुलेशन। तो ये टॉपिक हैं आपके, कुछ और हैं भी, जैसे इसके अलावा अगर देखोगे ठीक है। तो ये तो आपके हो गए जीके वाले जो पोर्शन है, वो वाला पोर्शन हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो साइंस भी आपको देखनी पड़ेगी। जनरल साइंस, सामान्य जो आप जो बोलते हैं पढ़ते आ रहे हैं वो जनरल साइंस है, वो आपको देखना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी, ये एक आपको नया जो है टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, केवल इंडिया की जो है सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा जो होती है भारत में, उससे संबंधित आपको देखना पड़ेगा। अब हमें रही बात वही, देखो ये पेंशन से संबंधित डिपार्टमेंट है, तो आपको इसमें पेंशन किन को मिलती है, जो मजदूर होता है, जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है, उन्हीं को तो पेंशन मिलेगा। जो सेवा में अपना योगदान देता है उसी को पेंशन मिलेगी। अब सेवा में योगदान देने वाले कौन होंगे, मजदूर होंगे, लेबर होंगे, है ना। तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखना, बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। ये जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ से की आपकी क्या होनी चाहिए, लेबर लॉ के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। और अकाउंटिंग रखोगे तो ऐसी तो बात नहीं है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल का जो एक अलग ही टॉपिक है। इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है लेबर के साथ, उनके नियम क्या है, रूल्स क्या हैं, ये सभी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको यही नहीं हो, तो ध्यान रखना कंप्यूटर को भी आपको देखना पड़ेगा। बेसिक जो कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर, और बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ अगर एक जो आपका सब्जेक्ट और बच जाता है वो मैथ, और आपका बच जाता है रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। तो मेरा मानना है ये है कि भाई आपको ये जो है ये चीज़ें तो आपको लगभग जो है
आपको पढ़ी हुई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ नया जो बच्चा है जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है, वो पहली बार जो दे रहा है, उसके लिए ये जो आपकी जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए क्या होंगे, थोड़े से नए होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो खास वाली नहीं। अगर आप इनको भी अगर एक रणनीति के तहत अगर कवर करोगे तो आपको ये भी कवर होते हुए चले जाएंगे। बाकी ये सब्जेक्ट आप पढ़ते ही आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो घबराने की वो भी नहीं है। तो जिन बच्चों ने अगर ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो आप कर दीजिएगा, आज ही कर दीजिएगा। तो ये इसके संबंधित हम पिछली जो जो आपकी क्या कट ऑफ रही है, 2021 में भी ये हुआ था, एग्जाम हुआ था, 2017 में भी हुआ था, तो उनकी कट ऑफ जो है, उनकी क्या कट ऑफ रही है, क्या नहीं रही है, उनके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और प्रीवियस जो पेपर हैं उनको भी हम आपको इस चैनल के ऊपर फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो हैं, आपको यहाँ पर वो सब्जेक्ट जिन बच्चों को, देखो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो सभी बच्चों को पता होगा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, सभी के बारे सभी जानते हैं, सभी के पास होगा। इकोनॉमी होगा आपके पास, तो ध्यान रखना, फ्रीडम मूवमेंट है, हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है, जनरल इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी बच्चे कवर कर लेते हैं और सभी के पास है। लेकिन बच्चों के पास होता क्या नहीं है, होता ये नहीं है कि भाई सोशल सिक्योरिटी का कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या है, लेबर लॉ है, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये इंटरनेट वो जो आपके जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है, ये जो है इनके आपके इस चैनल के ऊपर जल्द ही फ्री में आपको ये तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप जो भी बच्चा है इस चीज़ के इस भर्ती के लिए इच्छुक है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।